Hello everyone. In this lecture we will discuss about the exchange of gases and about the oxygen dissociation curve regulation of respiration. So first of all, exchange of gases, where it will take place means site of exchange of gases, कहाँ कहाँ पे basically gaseous exchange होगा. तो there are basically two sites for the gaseous exchange. सबसे पहले exchange कहाँ होगा gases का? alveoli में, alveoli की रीजन में बेसिकली, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन मीन्स एयर इनहेलेशन से एंटर करेगी दैट रीच्ड अप टू द एल्वियोलाई, और एल्वियोलाई की जो आगे कनेक्टिविटी है ब्लड वेसल से, वहाँ गैसियस एक्सचेंज होगा. एंड सेकंड साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज इज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज़. तो यहाँ मेनली गैसियस एक्सचेंज होगा. किस पे डिपेंडेंट है ये? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज? तो अब फिनोमिना आपको पता है बेसिकली, यहाँ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे ये मेनली डिपेंडेंट है. जो डिफ्यूज़न की प्रोसेस है, सिंपल डिफ्यूज़न, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है गैसियस एक्सचेंज का, दैट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेस. सेकेंडली, solubility of gases is also responsible, is also the key factor. And third main factor is the thickness of the diffusion membrane, that is also a important factor that may affect the rate of diffusion. इसके बाद हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की. पार्शियल प्रेशर एज द नेम इंडिकेट, पार्शियल प्रेशर क्या होगा? इट इज़ द pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases. gases के mixture में एक particular gas का कितना means contribution है, तो that is represented by the partial pressure. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम पार्शियल प्रेशर को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल PO2. पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वी कैन रिप्रेजेंट बाय दिस PCO2. ठीक है. सो ये इसमें कंटेंट ये टेबुलर फॉर्म में पार्शियल प्रेशर गैसेस का शो किया हुआ है यहाँ पे, और इसी पे डिपेंडेंसी होगी गैसियस एक्सचेंज जो हम स्टडी करते हैं मेनली, इसी कंसंट्रेशन के फिनोमिना पे ये डिपेंडेंसी होगी. सो दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट द एल्वियोलाई एंड ऑल्सो इन बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज़. सो एल्वियोलर रीजन में यहाँ मेनली ये जो डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन काम करती है, जो हमारी एल्वियोलाई की वॉल है और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ बेसमेंट मीन्स डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन काम करती है. आपको पता है कि अगर एंट्री एल्वियोलाई से जो डिफ्यूज़न होगा गैसेस का, अगर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज़्यादा है तभी वो ब्लड वेसल्स में डिफ्यूज़ हो पाएगी. एंड बेसिकली जो टिश्यूज़ के रीजन तक ऑक्सीजन का जो प्रेशर है वो ज़्यादा रहेगा. आफ्टर दैट ऑक्सीजन विल बी यूटिलाइज्ड एंड CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड. तो टिश्यू रीजन में आफ्टर यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन CO2 कंसंट्रेशन विल बी इंक्रीज्ड. सो पार्शियल प्रेशर जो है वो CO2 का यहाँ इंक्रीज हो जाएगा टिश्यू रीजन में, एंड दैट इज़ द मेन फैक्टर फॉर द डिफ्यूज़न. सो हमारी एल्वियोलाई में भी और टिश्यू रीजन में भी जो गैसियस एक्सचेंज के लिए जो कंडीशंस होनी चाहिए वो यहाँ अवेलेबल हैं. जो कंसंट्रेशन का फिनोमिना है, टेम्परेचर का फिनोमिना है, तो इसी तरह से हमारी बॉडी में अडेप्टेशंस हैं दैट आर वेरी हेल्पफुल इन द गैसियस एक्सचेंज एल्वियोलाई में और हमारे टिश्यूज़ में. सो एल्वियोलाई में जो बेसमेंट जो हमारे डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन है उसमें किस किस का इन्वॉल्वमेंट है? हमारे ब्लड वेसल्स का, एल्वियोलर मेम्ब्रेन का एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन का. सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं. ये इसी का हाईलाइटेड व्यू है, मैग्नीफाइड व्यू है हमारे एल्वियोलर रीजन का, और जहाँ डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन काम करती है. तो इसमें बेसिकली मीन्स डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन का आपसे पूछा जाए कि हाउ डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन इज़ फॉर्म्ड. तो डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन यहाँ मेनली 3 लेयर्स से बनी हुई होती है. एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द
एल्वियोलर रीजन, जो एल्वियोलर रीजन की एपिथेलियल लाइनिंग है, जो यहाँ स्क्वेमस एपिथेलियम की जो लाइनिंग है, वन सेल्ड थिक सिंगल सेल से ये बनी हुई है। एल्वियोलर जो आपकी एल्वियोलर लाइनिंग है, एपिथेलियल लाइनिंग है इसकी। इसके बाद इन बिटवीन जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, एंड देन ब्लड वेसल्स, जो ब्लड सप्लाई है इन ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो इनकी एंडोथेलियल लाइनिंग है, मीन्स एंडोथेलियल टिश्यूज से ये बनी हुई है ब्लड वेसल्स की जो वॉल है। तो ब्लड वेसल्स की वॉल एंडोथेलियल टिश्यूज से बनी है, एल्वियोलाई की वॉल एपिथेलिया और बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलके हमारी ये जो डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन है इसको फॉर्म करती हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की। कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ हायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ हायर इन द एल्वियोलर रीजन। सो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन डिफ्यूज आउट फ्रॉम हेयर इनटू द ब्लड वेसल्स। सो ब्लड वेसल्स इसको कैरी करके कहाँ लेके जाएंगी? ब्लड वेसल्स में डायरेक्टली हमें पता है लंग से ब्लड कहाँ एंटर करता है प्योरिफिकेशन के बाद? इन द with the help of pulmonary vein it enters into the left chamber of the heart and from here via aorta it enters into the जो प्योर ब्लड है वो कहाँ एंटर करेगा? इनसाइड द वाया aorta इन द बॉडी पार्ट्स। एंड बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होगी क्योंकि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और यहाँ इसी तरह की कंसंट्रेशन है कि हीमोग्लोबिन के साथ जो यहाँ कंडीशंस हैं टिश्यू रीजन में वो इसी फॉर्म में है कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है वो यहाँ डिसोशिएट हो जाएगी, ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन यहाँ डिसोशिएट कर देगा एंड दैट ऑक्सीजन विल बी यूटिलाइज्ड। CO2 विल बी फॉर्म्ड, so CO2 concentration will be increased and from here it diffuse out and via vena cava it enters into the right chamber of the heart and right chamber से via pulmonary artery it enters into the blood vessel, means via it enters via pulmonary artery it enters into the alveoli, यहाँ ये diffuse हो जाएगी। सो बेसिकली यहाँ मेन रोल है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का एंड ऑल्सो द डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको यहाँ एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है कि क्या ये हमारी जो डायरेक्टली कनेक्टिविटी इस तरह से नहीं है कि हमारी आर्टरी और वेन जुड़ी हुई हैं, ऐसा नहीं होगा। आर्टरीज डीप सीटेड टिश्यूज़ तक वाया कैपिलरीज भी मीन्स ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, इतना इजी ट्यूबुलर नेटवर्क नहीं प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, तो वाया कैपिलरीज डीप सीटेड टिश्यूज़ तक ये ब्लड को एंटर करवाती हैं एंड फ्रॉम देयर CO2 इज़ ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड वाया capillary network and those capillaries then join to the veins. In the same manner these are connected to the arteries. So arteries and veins interconnected via capillary network हो सकती हैं। इस तरह से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या आर्टरी और वेन ऐसे जुड़ी हुई होंगी। ये आपको एक जनरल पाथवे शो किया हुआ है कि हाउ द गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड from the alveolar region to the tissue region and tissue region to the alveolar region. So before understanding this pathway you should know about the working of heart. Heart की working आपको थोड़ा सा ध्यान है तो उसके बाद आप easily इस pathway को समझ सकते हैं। It's very after that it's very easy. सो गैसेस एक्सचेंज हम इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद पार्शियल प्रेशर का जस्ट आपको याद रखना है कि इन द टिश्यू रीजन कंसंट्रेशन ऑफ CO2 विल बी इंक्रीज्ड, अदरवाइज इन एल्वियोलर रीजन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज हायर। डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन हाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, ये भी आपको ध्यान रखना है कि किन 3 लेयर से डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन बनी होगी एंड इवन आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ दिस लेयर बाय दीज 3 टिश्यू लाइनिंग इट इज़ वेरी थिन। इसकी जो थिकनेस है, जो टोटल थिकनेस है हमारे डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन की, इट इज़ लेस देन ए मिलीमीटर। एक्सचेंज के बाद हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, कि हाउ गैसेस आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टिश्यूज टू द
alveoli and alveoli to the body parts. So transport of gases, mainly ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है, दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन द हीमोग्लोबिन. ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके मेनली ट्रांसपोर्ट होगी. कुछ अमाउंट में ये डिज़ोल्व होगी प्लाज्मा में, कुछ परसेंट ही इसका प्लाज्मा में डिज़ोल्व होगा. तो नियर अबाउट 90%, 97% ऑफ ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज इन द ब्लड. दैट मीन्स हमें पता है आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होगा. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड करके टिश्यू रीजन तक पहुंचा देगा. एंड 3%, नियर अबाउट 3% इज ट्रांसपोर्टेड in the dissolved state through the plasma. 3% डायरेक्टली प्लाज्मा में डिज़ोल्व होके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होगी. और CO2 3 वे में ट्रांसपोर्ट होगी. 20 to 25% ट्रांसपोर्ट होगा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके. और मेन जो है 70% इसका ट्रांसपोर्ट है बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में. एंड 7% इज ट्रांसपोर्टेड इन द डिज़ोल्व्ड स्टेज थ्रू द प्लाज्मा. सो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, पहले हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस पे डिपेंडेंट है? पहले तो हमें कंसंट्रेशन का ध्यान रखना होगा कि डायरेक्ट क्या कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल हैं जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेगा फ्रॉम द एल्वियोलर रीजन. एल्वियोलाई में ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं? तो बेसिकली ये किसकी ज़रूरत होनी चाहिए? अगर हम ध्यान में रखते हैं कि पहली बात तो है कंसंट्रेशन की. कंसंट्रेशन अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो पाएगा. CO2 की ज़्यादा है तो CO2 हैज़ मोर बाइंडिंग एफिनिटी देन द ऑक्सीजन टू बाइंड विद द हीमोग्लोबिन. सो फर्स्ट कंडीशन एल्वियोलर रीजन में क्या है कि हीमोग्लोबिन को बाइंड होने के लिए ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए. सेकेंडली CO2 की कंसंट्रेशन लेस होनी चाहिए. एंड थर्ड कंडीशन क्या है कि जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो कम होनी चाहिए एल्वियोलर रीजन में. और इसके साथ साथ जो टेम्परेचर है वो भी एल्वियोलर रीजन में, एल्वियोलाई में कम होना चाहिए. लो टेम्परेचर, लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, लो CO2 कंसंट्रेशन, high oxygen concentration, these are the main factors that help in the binding of hemoglobin with oxygen to form the oxyhemoglobin. और इस ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होते हुए टिश्यूज़ तक पहुंचती है एल्वियोलर रीजन से. और इसी को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? बाय द ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व. ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व क्या है? ये सिग्मोइड कर्व है. सिग्मोइड कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द, ये क्या है एक तरह से आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि व्हाट इज़ ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व? इट इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दैट शोज बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मीन्स मैक्सिमम बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन. और वो किस पे डिपेंडेंट करेगी? इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. सो दिस कर्व रिप्रेजेंट द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, मीन्स कितना मैक्सिमम हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन बाइंड कर सकती है. दैट इज़ शोन बाय द ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व. तो हमें पता है कि डायरेक्टली इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. मैक्सिमम प्रेशर, मैक्सिमम विल बी द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन. आफ्टर दैट मीन्स एल्वियोलर रीजन में आप देख रहे हैं कि एल्वियोलर रीजन में कंडीशंस आर फेवरेबल टू बाइंड द ऑक्सीजन विद hemoglobin, and that oxygen is transported via blood vessels, via capillary network to the टिश्यूज़. अब टिश्यूज़ में डायरेक्टली कैसे रिलीज़ होगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो गई है. तो इन द टिश्यू रीजन में जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचती है वहाँ क्या होगा
क्योंकि बॉडीली प्रोसेसिंग में ऑक्सीजन यूज़ होगी, तो वहाँ क्या कंडीशंस रहती हैं टिश्यू रीजन में, ऑक्सीजन की कंडीशंस, वहाँ ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज़ लेसर, हायर कंसंट्रेशन ऑफ CO2, हायर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हायर टेम्परेचर। सो ये कंडीशन सभी किसके फेवरेबल हैं? ये फेवरेबल है ऑक्सीजन को रिलीज़ करने की, हीमोग्लोबिन की, क्योंकि हमने पढ़ा था हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कब बाइंड करेगा? जब ऑक्सीजन ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगी, टेम्परेचर कम होगा, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होगी। बट यहाँ फेवरेबल कंडीशंस जो है वो अपोजिट हैं। तो ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुई है, हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने के लिए ऑक्सीजन की यहाँ फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, और यही हमें चाहिए यहाँ, क्योंकि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके हम टिश्यूज़ तक ले आए हैं, हमारे टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन पहुँच गई है। तो ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन यहाँ रिलीज़ कर देगा, और जो CO2 फॉर्म हुई है टिश्यू रीजन में, उसको हीमोग्लोबिन बाइंड कर लेगा। हीमोग्लोबिन का CO2 के साथ बाइंड होने के लिए जो कंडीशन चाहिए वो है हाई CO2, हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाई टेम्परेचर। सो CO2 हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी। बट आपको ध्यान रखना है कि CO2 डायरेक्टली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कुछ परसेंट ही, 5 to 7% ही ट्रांसपोर्ट होती है। अदरवाइज मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट्स। ओके, अब every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml oxygen to the tissues under normal conditions। ये डाटा आपको ध्यान में रखना है। So this is the transport of oxygen, and in the form of oxygen dissociation curve it is represented here। So how you will explain transport of oxygen? First of all you will explain कि मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट होगा। मेन कंडीशंस कौन सी रिक्वायर्ड हैं दैट यू विल एक्सप्लेन, एंड दीज कंडीशंस आर फेवरेबल इन एल्वियोलाई। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस बाइंडिंग एफिनिटी? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑक्सीजन डिसोशिएशन कर्व, एंड हाउ दिस ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज डिसोशिएटेड। डिसोशिएशन मीन्स सेपरेट होना, तो कैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से सेपरेट होगी टिश्यू रीजन में जाके, तो दैट इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द कंडीशंस। टिश्यू रीजन में एल्वियोलाई के कंपैरिजन में जो कंडीशंस हैं दैट आर अपोजिट। तो टिश्यू रीजन में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से सेपरेट होगी, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड एंड CO2 इज अगेन बाइंड टू द हीमोग्लोबिन टू मूव टू द एल्वियोलाई। इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? अभी हमने प्रीवियसली भी बात की थी कि ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में बहुत कम होगा, फ्यू परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड टू द हीमोग्लोबिन। मैक्सिमम ट्रांसपोर्ट विल टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स। सो जो कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में CO2 बाइंड होगी, दिस इज़ डिपेंडेंट ऑन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा होगा टिश्यूज़ में, ऑक्सीजन कम होगी, टेम्परेचर वहाँ ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, दैट विल बाइंड द कार्बन डाइऑक्साइड टू द हीमोग्लोबिन। बट मेनली जो कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, और इसके लिए हम एंजाइम की नीड होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कहाँ अवेलेबल होगा आप यहाँ देखेंगे कि RBCs में क्या है। RBCs में मैक्सिमम कंसंट्रेशन है एक एंजाइम की जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंड माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। The enzyme facilitate the following reaction in both the directions. Carbonate ions, carbonic acid and carbonate ions की formation होगी कार्बोनिक
एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से, एंड दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन द आरबीसीज, एंड फ्रॉम आरबीसीज these bicarbonates are transported to the plasma. प्लाज्मा में ये ट्रांसपोर्ट होंगे बाइकार्बोनेट आयंस, और प्लाज्मा के साथ डिज़ोल्व होके ये ट्रांसपोर्ट होगा अप टू द एल्वियोलर रीजन, एंड इन द एल्वियोलाई कार्बन डाइऑक्साइड इज डिसोशिएटेड. At the tissue site where partial pressure of CO2 is high due to catabolism, CO2 diffuse into the blood. कैसे? RBCs में हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगी एंड इन द प्लाज्मा एंड फॉर्म बाइकार्बोनेट आयंस एंड हाइड्रोजन आयन. At the alveolar site CO2 is low, the reaction proceed in the opposite direction leading to the formation of CO2 and water. मीन्स alveolar region में ये reaction follow होगी. The CO2 trapped as bicarbonate at the tissue level and transported to the alveoli is released out as CO2. Every 100 ml of oxygenated blood deliver approximately 4 ml of CO2 to the alveoli. 100 ml of oxygenated blood 5 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यूज़ तक. यहाँ जो अमाउंट है दैट इज़ 4 ml दैट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू द एल्वियोलाई. सो मेनली ट्रांसपोर्ट है जो कार्बन डाइऑक्साइड का वो प्लाज्मा के साथ एंड आरबीसीज के साथ बाइंड होके है. आरबीसीज में कार्बोनिक एनहाइड्रेज है जो बाइकार्बोनेट्स की फॉर्मेशन में रेस्पॉन्सिबल है. दोज बाइकार्बोनेट्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द प्लाज्मा so that carbonates are transported to the alveolar region, और उस आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयंस आरबीसीज में ट्रांसफ़र होंगे जिसको हम क्लोराइड शिफ्ट नाम भी देते हैं, सो दैट देयर विल बी आयनिक बैलेंस. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल टेक प्लेस. नेक्स्ट टू दिस वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सचेंज, जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. मेन फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो भी हैं बॉडी में, दैट ऑल आर रेगुलेटेड बाय द आर मेन कंट्रोल सिस्टम. कुछ प्रोसेसेस हैं वो डायरेक्टली न्यूरल कंट्रोल के अंडर है, नर्वस सिस्टम उनको कंट्रोल करेगा, और कुछ प्रोसेसेस ऐसी हैं दैट आर डायरेक्टली अंडर द हार्मोनल कंट्रोल. So mainly physiological processes are regulated by the endocrine and neural system, and process of respiration is basically regulated by the neural system, nervous system. नर्वस सिस्टम के भी अलग अलग रीज़न होंगे. हमें पता है मेडुला रीजन, जो रेस्पिरेटरी सेंटर भी हम जिसको कहते हैं, दैट इज़ द स्पेशलाइज्ड सेंटर दैट रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. इसमें क्या होगा, रेस्पिरेटरी मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर लोकेटेड होगा जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करेगा. सेकेंडली पोन्स में जो हमारा हिंड ब्रेन का पार्ट है वहाँ एक और रीज़न होगा, न्यूमोटेक्सिक सेंटर. न्यूमोटेक्सिक सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एंड कीमोसेंसिटिव एरिया नियर टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. कीमोसेंसिटिव एरिया रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के नियर बाय प्रेजेंट होगा. सो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, न्यूमोटेक्सिक सेंटर एंड वन मोर कीमोसेंसिटिव एरिया. These three parts are responsible for the regulation of respiration. कैसे रेगुलेट होगा रेस्पिरेशन? इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. जैसे ही CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, कीमोसेंसिटिव एरिया विल बी एक्टिवेटेड. ये कीमोसेंसिटिव एरिया जो प्रेजेंट है नियर द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, इट विल बी एक्टिवेटेड. एंड दिस रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये जैसे ही कीमोसेंसिटिव एरिया CO2 की कंसंट्रेशन को, इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन को रिसीव करेगा, ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर तक सिग्नल को भेज देगा.
रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करेगा, ये नेसेसरी एक्शंस के लिए न्यूमोटैक्सिक सेंटर को फर्दर एक्शंस के लिए सिग्नल सेंड कर देगा। एंड इसके बाद क्या होगा, जो हमारा रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है, वो मीन्स उसमें जो चेंजेस क्रिएट होंगे, जो हमारा नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है उसमें वेरिएशंस क्रिएट होंगे। कैसे, ए कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर which is highly sensitive to the CO2 and hydrogen ions. Increase in these substances can activate this center, which in turn can signal the rhythm center to make the necessary adjustments. Receptors associated with aortic and carotid artery also can recognize changes in the CO2 and hydrogen ion concentration and send necessary signal to the रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शंस। इसमें रेमेडियल एक्शंस क्या होंगे कि जो कीमोसेंसिटिव एरिया ने CO2 की कंसंट्रेशन को मीन्स इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन को रिसीव किया, सिग्नल कहाँ गए, कीमोसेंसिटिव एरिया से रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर फर्दर किसको सिग्नल भेज रहे हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर को फॉर द नेसेसरी एक्शंस टू इंक्रीज और टू डिक्रीज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। सो इन दिस वे रेट ऑफ जो रेगुलेशन है, जो रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन है वो पॉसिबल होगा। इसके बाद डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट होंगी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की। फर्स्ट इज अस्थमा। Asthma, it is a difficulty in the breathing causing wheezing due to the inflammation of bronchi and bronchioles. Mainly जो inflammation है, जो hypersensitivity है, वो किसकी होगी, हमारे bronchi and bronchioles की abnormality है। एम्फाइसीमा में क्या होगा, एल्वियोलर, यहाँ हमारे bronchi bronchioles में inflammation है और इसमें डायरेक्टली एम्फाइसीमा में जो एल्वियोलाई की वॉल है that get damaged due to which respiratory surface is decreased। जो एल्वियोलर वॉल है उसकी डैमेज की वजह से हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है, एल्वियोलाई का काम क्या है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया यहाँ डिक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से हमें सफोकेशन फील होगी। देन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इसमें क्या होगा, ऑक्यूपेशनल एज द नेम इंडिकेट, ड्यू टू द सर्टेन ऑक्यूपेशंस इन इंडस्ट्रीज स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, dust is produced and that defense mechanism of body cannot fully cope up with the situation. So long exposure to this type of dust, एक ही तरह की जो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ है, स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज़ है, इनमें डायरेक्टली इनहेलेशन इस तरह के पार्टिकल्स का है, तो इससे क्या होगा, दैट लीड टू द इन्फ्लामेशन एंड लीड टू द इन्फेक्शन इन द फाइब्रस टिश्यू एंड दैट कॉज द सीरियस लंग डैमेज। इसमें डायरेक्टली क्या है, कंटिन्यूअस एक्सपोजर से है, ये एकदम से नहीं होगा, लंग डैमेज होगा आपका ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर में। सो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में देयर इज डैमेज टू द लंग्स। इन एम्फाइसीमा there is damage to the mainly abnormality of the alveolar region, and in asthma there is the abnormality in the bronchi and bronchioles. So this is about the disorders. रेगुलेशन को आप जब भी एक्सप्लेन करेंगे, रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन है, दैट यू कैन एक्सप्लेन इन फ्लो चार्ट फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल एक्सप्लेन अबाउट द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, कहाँ लोकेटेड होगा, ये मेडुला में। नियर टू इट देयर इज़ अनदर रीजन दैट इज़ कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक रीजन इन द पोन्स। कीमोसेंसिटिव एरिया is also present near to the respiratory rhythm center. So respiratory rhythm center, pneumotaxic center and chemosensitive area. First of all regulation start from the chemosensitive area और उसके बाद chemosensitive से chemosensitive से respiratory rhythm center and then
न्यूमोटैक्सिक सेंटर नेसेसरी सिग्नल आपकी नर्वस सिस्टम से नेसेसरी सिग्नल वो सेंड करेगा। रेस्पिरेशन का जो रेट है वो मीन्स एनहांस करने के लिए, मीन्स कैसे नॉर्मल रेस्पिरेशन को किस तरह से हमें डेविएट करना है, चेंज करना है, सो दैट मैक्सिमम जो CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी वो कैसे बॉडी से एलिमिनेट कर दी जाए। सो in this way you will explain the regulation. Thank you.